उनका नाम इज्जत से लो पत्रकार। जब भी मैं शहाबुद्दीन के ऊपर कोई कहानी करता हूं तो लोग भर भर के कमेंट करते हैं, लेकिन क्या करूं, माननीय होना शहाबुद्दीन को जितना इज्जतदार बनाता है उससे ठीक उलट छवि उनकी एक अपराधी वाली भी है, जहां लोगों को परेशान किया गया, मासूमों का खून बहाया गया। लेकिन रुकिए, आज कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के रक्त रंजित इतिहास के बारे में नहीं है, क्योंकि आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की जिंदगी के उस हिस्से के ऊपर हम बात करेंगे जिसके बारे में कहीं बात नहीं होती है, और जो आप जानना भी चाहते हैं या आपको जो पता होगा वो भी आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आज यहाँ क्राइम कनेक्ट पर मैं बात करूंगा शहाबुद्दीन के बचपन और उनके परिवार के बारे में। ये बात 1979-80 की है। तब शहाबुद्दीन के मामा मोहम्मद मुस्तकीम बक्सर अनुमंडल कोर्ट में मुंसिफ हुआ करते थे, यानी कि जज। तब उन्होंने ही बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए शहाबुद्दीन को सिवान से अपने पास बुला लिया था, बक्सर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और एमपी हाई स्कूल में 9वीं 10वीं की पढ़ाई उनकी वहाँ करवाई गई थी। पढ़ाई के दौरान शहाबुद्दीन क्रिकेट के दीवाने माने जाते थे। ये वो समय था जब शहाबुद्दीन की अपराध की दुनिया में एंट्री नहीं हुई थी। सिवान के सुल्तान कहे जाने वाले शहाबुद्दीन बचपन से ही अपराधी नहीं थे, ये हम सभी जानते हैं। अपराधी तो शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स से बने, उससे पहले कि उनकी जिंदगी सिवान से दूर बक्सर में गुजर रही थी। उस दौरान उन्होंने मल्टीपर्पस हाई स्कूल के मैदान में जमकर अपने बल्ले से छक्के चौके उड़ाए। कुछ इस तरह करीब 3 साल बाद बक्सर में पुराने कोर्ट भवन के पास बंगला घाट स्थित किराए के मकान में रहते हुए उन्होंने क्रिकेट और पढ़ाई में अपना समय बिताया। फिर उनके मामा 1982 में बक्सर से प्रमोट होकर जिला जज बने और शहाबुद्दीन भी आगे की पढ़ाई के लिए सिवान पहुंच गए। फिर वहीं कॉलेज की पढ़ाई, उस दौरान छात्र राजनीति में एंट्री, 19 साल की उम्र में पहली बार जेल, शादी और आरजेडी के साथ मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और राजनीति में रहते हुए जमकर गुंडई भी की। और फिर उस जगह पहुंच गए जहां पर आप उन्हें साहिब ऑफ सिवान के नाम से जानते हैं, जिसके किस्से और कहानियां हम खूब सुनते सुनाते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ साबू AK-47 के परिवार के बारे में, पत्नी हिना और बच्चों उसामा, तस्लीम और हीरा के बारे में। तो शेख हसीबुल्लाह व मदीना खातून के बेटे मोहम्मद शहाबुद्दीन 3 भाई और 7 बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई गयासुद्दीन और मजले भाई शमसुद्दीन अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को बहुत प्यार करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के कुछ महीनों पहले ही उनके मजले भाई शमसुद्दीन का भी निधन हुआ था। अब तीनों भाइयों में सिर्फ उनके बड़े भाई गयासुद्दीन ही जीवित हैं। राजनीति और अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन की ताकत इतनी थी कि सिवान में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सिवान में शहाबुद्दीन के साथ साथ उनके परिवार की भी ताकत बढ़ी, लेकिन समय के साथ चीजें बदली, हालात बदले और एक ऐसा मोड़ आया जब शहाबुद्दीन का परिवार खुद ही संघर्ष और चुनौतियों के बीच घिर गया। शहाबुद्दीन के परिवार में उनकी पत्नी हिना साहब और उनके 3 बच्चे हैं, उसामा, तस्लीम और हीरा, और इन सब की जिंदगी ने राजनीति, विवाद और पारिवारिक जिम्मेदारियों का अनोखा सफर तय किया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब हमेशा से ही पारिवारिक महिला रही, लेकिन जब शहाबुद्दीन को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो हिना के ऊपर परिवार को संभालने और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। शहाबुद्दीन की जेल यात्रा के बाद हिना ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने सिवान से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2009, 2014 और 2019 के चुनाव लड़े। हालांकि तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2021 में जब शहाबुद्दीन की कोविड के कारण न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिवान की राजनीति में उनकी अब्सेंस ने एक बड़ा शून्य छोड़ दिया, लेकिन हिना साहब ने हार नहीं मानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। ये चुनाव उनके लिए काफी अहम था क्योंकि उन्होंने न केवल आरजेडी का साथ छोड़ा था बल्कि ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। शहाबुद्दीन के शख्सियत से अलग उनकी अपनी पहचान के बदौलत हालांकि वो इस बार की जीत नहीं सकी, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार से आगे रहते हुए दूसरे स्थान पर रही।
इसके साथ ही शहाबुद्दीन के परिवार की ताकत का एहसास एक बार फिर से लोगों को हो गया और फिर इसी से समीकरण बदलने शुरू हो गए। आरजेडी के साथ उनके रिश्ते में गर्मी वापस आने लगी, उनकी नाराजगी खत्म हो गई और अक्टूबर 2024 में हिना साहब ने अपने बेटे ओसामा के साथ फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। ये कदम बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गर्मजोशी से पार्टी में स्वागत किया और फिर याद दिलाया कि शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी जिस शहाबुद्दीन को लालू यादव का साथ मिला, उनके संरक्षण में ही अब उनका पूरा परिवार है। लेकिन गद्दी का वारिस तो बेटा ही बनता है और आमतौर पर बड़ा बेटा। ऐसा ही हाल शहाबुद्दीन के परिवार का भी दिख रहा है। सुल्तान ऑफ सिवान की सल्तनत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की है, जो लंदन से पढ़ाई करके लौटा है, लेकिन हमेशा अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ओसामा ने बचपन से ही अपने पिता के दबदबे और राजनीति को करीब से देखा था। वो अपने पिता के किसी भी जिम्मेदारी को खाली नहीं जाने देना चाहता था। बढ़ चढ़ के वो सभी काम करता है जो उसके पिता किया करते थे। यहाँ तक कि ओसामा ने शादी भी उसी लड़की से की जिससे उसके पिता ने इंतकाल से पहले ही ओसामा की शादी तय कर दी थी। ओसामा की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की है। कहते हैं ओसामा अपनी शादी तो पिता की आंखों के सामने ही करना चाहता था, लेकिन ये तमन्ना शहाबुद्दीन के जेल जाने की वजह से पूरी नहीं हो पाई। फिर भी ओसामा की शादी ऐसे हुई कि दुनिया ने देखा और ये भी देखा कि ओसामा किस रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। शादी में शामिल तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा चर्चा रही लालू परिवार की, जो पूरे ठसक से इसमें शामिल हुए थे। और ओसामा के इरादों का खुलासा भी हुआ जब 2024 के अक्टूबर महीने में उन्होंने अपनी मां के साथ आरजेडी को ज्वाइन किया। तो ये साफ था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में वो अब अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कभी उसके पिता शहाबुद्दीन थे। हालांकि ओसामा की छवि भी कोई साफ नहीं है, एकदम क्लीन, बल्कि विवादों से घिरी हुई है उनकी भी छवि। उन पर भी कई आपराधिक मामलों के आरोप लगे हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो शहाबुद्दीन से जुड़ी पुरानी कहानी को चैनल पर जरूर देखिए। बाकी मैं शहाबुद्दीन के इस परिवार के कहानी में आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, शहाबुद्दीन के परिवार में बेटा के अलावा उनकी 2 बेटियां भी हैं और उन दोनों का बात किए बिना परिवार की कहानी अधूरी रह जाएगी। तो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक घर में हिना और ओसामा से एकदम उलट 2 जिंदगियां और भी हैं। शहाबुद्दीन और हिना साहब की 2 बेटियां, हेरा साहब और तस्लीम साहब। हेरा की शादी उसी दिन हुई जिस दिन उसके भाई ओसामा का वलीमा यानी रिसेप्शन था। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मई के महीने में ही शहाबुद्दीन का कोविड से इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सके। लेकिन इस दिन परिवार का साथ देने बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव भी शामिल थे। हेरा का पति मोतिहारी का रहने वाला है और वो भी डॉक्टर है, यानी कि शहाबुद्दीन का जो दामाद है और बहू है दोनों ही डॉक्टर है। और जो शहाबुद्दीन का दामाद है वो हेरा के साथ लखनऊ में ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका है। वहीं शहाबुद्दीन की दूसरी बेटी तस्लीम अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। इससे अधिक उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो परिवार के राजनीति और सामाजिक जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक दूर रहती है। 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद से परिवार की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां पूरा परिवार शहाबुद्दीन के नाम और उनकी ताकत के दम पर राजनीति में मजबूती से खड़े रहते थे, अब उन्हें अपने दम पर अपनी जगह बनानी पड़ रही है। हिना साहब का निर्दलीय चुनाव लड़ना और फिर आरजेडी में वापसी करना इस बात का एक तरह से आप समझिए संकेत देता है कि परिवार राजनीति में अपने पैर फिर से जमाने की कोशिश कर रहा है। ठसक शहाबुद्दीन जैसी नहीं है कि अगर वो खड़ा हुए तो सामने वाले कैंडिडेट बैठ ही जाए। सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन परिवार का महत्व आज भी बना हुआ है। लोग आज भी शहाबुद्दीन के दौर को याद करते हैं जब उनका नाम सत्ता और खौफ का प्रतीक था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब इस परिवार को अपनी पुरानी विरासत के साथ नए चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ रहा है। हिना और ओसामा का आरजेडी में लौटना एक तरह से ये भी दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और चिंतित है। ओसामा के लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने पिता की विरासत को आगे के बढ़ाने की कोशिश में हैं। कई विवादों में वो पिता की तरह तो घिरे ही रहे,
जेल भी गए, पिता के तरह काफिला लेकर चलते भी है। अब पिता के तरह वो पॉलिटिक्स कर पाते हैं या नहीं, उस तरह की जो उनका समीकरण था कि वो अगर चुनाव में खड़े हुए तो जीत ही हासिल करेंगे, ऐसा ओसामा कर पाता है या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन उनके खिलाफ लगे आपराधिक आरोप उनके राजनीतिक सफर में हो सकता है कि बाधा बने। अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और ओसामा कैसे अपने पिता के विरासत को संभालता है और कैसे अपने राजनीतिक यात्रा को किस ओर ले जाता है। बाकी आपको क्या लगता है वो भी कमेंट जरूर कीजिए। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और हाँ, कहानी सुनने के साथ अगर आप कहानी पढ़ते भी है तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। क्राइम फिक्शन नॉवेल है, अपराध की दुनिया से जुड़ी काल्पनिक कहानी है जो मैंने लिखी है, किताब के रूप में है। तो आप इसे ऑर्डर करके इसे भी जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश इसी तरह अपनी कहानियों के साथ मिलता रहूंगा किसी और सफर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।